नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम यूपी पीसीएस के 34 वर्षों के पीवाईक्यू के माध्यम से सारे महत्वपूर्ण तथ्यों, टॉपिक्स और कंसेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। एक बात तो आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इसके बिना प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है। इसका कारण ये है कि जो लोग बार बार प्री निकालते हैं वो ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ के बैठे हैं, तैयार करके बैठे हैं। अगर आपने भी तैयार कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार किया है तो इसके बिना प्री नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो हज़ारों लोगों से पीछे हो जाएंगे। अगर कोई नया क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो आप गलत करते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसे गलत करें, अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। लेकिन पीवाईक्यू के जो तथ्य हैं, जो घुमा फिरा कर बार बार पूछे जाते हैं, उन सब ने तैयार करके रख लिया है जो बार बार प्री निकालते हैं। अब आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी है कि नहीं है। बस इतना दिमाग में रखिए कि ये किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 5वां लेक्चर है, एग्ज़ाम करीब है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो सीरीज़ कब तक पूरी हो जाएगी? ये आप में से हर किसी के दिमाग में आया होगा। और जिस हिसाब से अभी वीडियोज़ आ रही हैं आपको लगेगा कि यार ये पूरी हो भी पाएगी कि नहीं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि ये आपके ऊपर है, ये आपके हाथ में है। कैसे? अगर आप चाहें तो मैं रोज़ एक वीडियो लेके आऊँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इस सीरीज़ के पीछे पड़ जाऊँगा और जल्दी से इसे ख़त्म कर दूँगा, कंप्लीट कर दूँगा। तो आप कैसे चाहेंगे, आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के दौरान, पढ़ाने के दौरान बीच बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप उनका जवाब दे सकते हैं। आपको कोई सुझाव देना है वो सुझाव दे सकते हैं। तैयारी के दौरान आपके क्या विचार आ रहे हैं इस सीरीज़ को लेकर के, वो बातें कमेंट में लिख सकते हैं। एक चीज़ और करना चाहें, हमें और मोटिवेट करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन मुझे पता है जब हम पढ़ाई के मूड में होते हैं तो इधर ध्यान नहीं जाता। तो अगर ये आप काम करते हैं तो मैं निश्चित रूप से इस महीने एग्ज़ाम से पहले, काफ़ी ठीक ठाक समय पहले मैं इस सीरीज़ को पूरा कर दूँगा। बाकी आप चाहते हैं कि एडवांस में सारी नोट ले लें, जल्दी से सब कुछ तैयार कर लें, तो आप जानते हैं ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जल्दी से नोट लेके आप तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया, इस पर काम कर लिया, तब तो कमाल हो जाएगा। देखिए, इस सीरीज़ को हज़ारों लोग देख रहे हैं, लेकिन सबको एक ही जैसा लाभ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो एक्टिव होकर वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं। एक्टिव होने का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके सामने क्वेश्चन आया, आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, विकल्पों को पढ़ूंगा, उसके बाद से महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। लेकिन आपने क्या किया? प्रश्न के आते ही सामने प्रश्न आया, आपने इसे पढ़ा, वीडियो को पॉज करके या जैसे भी, और मुझसे पहले उत्तर खोज लिया। उत्तर खोजने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, आपको उत्तर मिल गया, हो सकता है कि आपने तुक्का लगाया, हो सकता है कि कोई और ट्रिक लगाई और आपने सोच लिया। मान लेते हैं कि आपने सी सोच लिया कि सी सही है, या ए सोच लिया। इससे क्या होगा? जैसे ही मैं उत्तर पर आऊँगा आपका दिमाग सुपर एक्टिव हो जाएगा। उसके पहले तो उत्सुकता रहेगी कि यार इसका उत्तर क्या है, उत्तर क्या है। या फिर आपने सही कर दिया, 100% श्योर है कि हाँ ये हो जाएगा, तो अंदर से एक अलग तरह की खुशी होगी। तो इस दौरान आप लगातार एक्टिव हैं और जो चीज़ें आप रिसीव करेंगे दिमाग में वो बहुत लंबे समय तक बनी रहेंगी। अगर गलती हो गई, जैसे ही आप मान लेते हैं कि आपने बी चुना और बी सही नहीं है, या सी सुना ये सही नहीं है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक कर जाएगी कि यार ये गलती हो गई, मैंने ऐसे सोचा था। या फिर जो सही उत्तर है मेरा दिमाग उस पर भी गया था, लेकिन अरे यार लगाया ही नहीं मैंने। इस दौरान आप क्या कर रहे हैं? इस दौरान उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत गहराई तक बैठती हैं, क्योंकि आपके इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और यही सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में याद आती हैं। जो लोग सिर्फ इसे देख रहे हैं, चुपचाप ऐसे बैठ गए हैं, देखते चले जा रहे हैं, सोए हुए हैं और एक्टिव नहीं है, अपनी तरफ से उत्तर नहीं खोज रहे हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनके लिए ठीक हों, रिवाइज होती रहें, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जो लोग एक्टिवली इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार आपने एक्टिव तरीके से देख लिया तो उसके बाद से चाहे आप सोते समय लेक्चर सुनिए, चाहे नहाते समय सुनिए, कहीं भी सुनिए, आपको उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने एक बार सब कुछ अच्छे से इन्वॉल्व होकर देखा है,
वो सारी चीज़ें याद आएंगी कि यार पहली बार ये गलत हो गया था, देखो इतना आसान था। तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और यही सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में याद आती हैं। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है आज का पहला और 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आपको मुझसे पहले उत्तर बताना है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सामान्य तौर पर जब हम किताबें पढ़ते हैं या क्वेश्चंस देखते हैं आने वाले समय में, ये तो 1995 का क्वेश्चन है, आगे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होगा। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि 8 जुलाई को क्या हुआ था, या 29 दिसंबर 1949 की डेट, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महीने की जगह पे प्रॉपर महीना ही लिखा जाता है, जून जुलाई अगस्त दिसंबर जो भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डेट जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसे पकड़ लीजिए। आप जानते हैं ये तारीख है, ये महीना है और ये वर्ष है। तो उस हिसाब से ये जून हो गया, ये दिसंबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये दिसंबर हो गया। ठीक, मेरे ख्याल से आपने उत्तर सोच लिया होगा। अब चलते हैं उत्तर की तरफ। यहाँ वो तथ्य हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके आप याद कर लें, क्योंकि ये कई बार मिलाने के लिए या सीधे सीधे कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके तहत दिसंबर 1946 में की गई थी। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, मतलब इनकी अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी कौन थे, कई बार पूछा जाता है, यूपीएससी भी पूछती है। आसान है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा आपको पता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई है तो आप इसे इग्नोर करिए, जो बातें बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ी सी सर्दी हो गई थी तो आवाज़ चेंज हो गई। अच्छा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। यह भी पूछा गया कई बार। देखें आपका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी। 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने देश के महान बुद्धिजीवी और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति गठित की थी। बार बार पूछा गया है इसको। कई बार तो ऐसे पूछ लिया गया, मतलब थोड़ा सा वो डीप में हो जाता है कि इसके और सदस्य कौन से थे। ये तो अध्यक्ष थे, तो और सदस्यों के बारे में पूछा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता होगा तो चल जाएगा, लेकिन जो नोट दी गई है आपको ना टॉप 300 वाली, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? अभी अभी हम देखें, मतलब पिछली वीडियो में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। 40वें संशोधन द्वारा, 42वें द्वारा, 43वें द्वारा या 44वें द्वारा? सोच लिया आपने? चलिए अब इस तथ्य को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क, ये भी पूछा जाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत तत्कालीन सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार थी, मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। और इसकी अनुशंसा किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस पे भी प्रश्न पूछे गए हैं। जब मैं कह रहा हूँ बार बार कि बस इतना ही आप पढ़िए। स्टैटिक पोर्शन जो होता है पीसीएस में 150 क्वेश्चंस में लगभग 110-120 के आसपास होता है, उनमें 80% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। यही सारे तथ्य है, घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। बाकी तो आप जानते हैं, अभी एग्ज़ाम हो जाएगा फिर से सबूत दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का मतलब है संघ शासित प्रदेश, जिनको आप कहते हैं यूटी, जिसको बोलते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा? बताइए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जटिल हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो समझ जाएंगे। सभी संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता यानी कि एजेंटों के रूप में कार्य करते हुए प्रशासक द्वारा प्रशासित होते हैं। असली जो काम है, जो नियंत्रण है, वो राष्ट्रपति का ही है। लेकिन राष्ट्रपति तो सारी चीज़ें करेंगे नहीं कि किसी, जैसे मान लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली विधानसभा भी है, तो वहाँ से कानून बन के आया, सीधे राष्ट्रपति के पास हर कानून जाएगा, पारित होगा। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी यूटीज़ हैं वहाँ पे अपने एजेंट नियुक्त कर दिए हैं।
एजेंट का मतलब होता है एक अधिकारी टाइप का, एक व्यक्ति है जिसको कहीं पर उपराज्यपाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली की ही बात करें तो वहाँ पे जो ये एजेंट है व्यक्ति, इसका नाम है उपराज्यपाल, कहीं पे प्रशासक कह देते हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम से शासन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, असली नियंत्रण किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 239 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह ठीक समझता हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति के ही हाथ में शक्ति दे दी गई है। इसके बाद एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बताइए, कम से कम कितनी बार साल भर में संसद की बैठक होती है? आप तो नॉर्मली जानते हैं कि 3 सेशंस होते हैं। शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन होता है, मानसून सत्र होता है। लेकिन कितना कम से कम होना चाहिए ये समझ लीजिए। मतलब उत्तर पहले दीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना होना चाहिए? अगर आपने 3 बार लगाया है तो दोबारा सोच लीजिए, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक क्वेश्चन तो यही है कि कौन व्यक्ति जो है वो संसद सत्र को आहूत करता है, बुलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास है। सत्र की समाप्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये लोकसभा है या राज्यसभा है, ठीक है। लोकसभा मान लेते हैं, इसमें आके सदस्य बैठते हैं, बैठक करते हैं। मान लेते हैं कि मानसून सत्र है या ग्रीष्मकालीन सत्र है। तो सदस्यों को बुलाया जाए, एक तरह से पत्र जारी किया जाता है, डेट तय की जाती है कि इस तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। तो ये वाला काम राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। अब सत्र चल रहा है, अब कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा, वो मतलब जो पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो तय करते हैं, ठीक। तो इन्होंने जो बुलाने वाला काम है वो राष्ट्रपति ने किया। साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखिए कि अब सत्र समाप्त हो गया, अब जाइए अपना अपने क्षेत्र में काम करिए। अब कानून बनाने वाला काम जो है वो फिर दोबारा जब बैठक होगी तब होगी, ठीक। तो सत्र को समाप्त करने को कहते हैं सत्रावसान। सत्र समाप्त हो गया, ये काम भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति कहेंगे कि अब आप लोग जाइए। लेकिन बीच में एक और चीज़ होती है, आपने सुना होगा कि बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत शोरगुल हो रहा है, तो अध्यक्ष ने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए या 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। तो जो स्थगन है, यानी कि अभी सत्र चल रहा है, बीच में रोक दिया गया, उसे हम कहते हैं स्थगन। वो काम अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। इसके बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आमंत्रित करेंगे। प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि एक सत्र हुआ, एक बार बैठक हुई साल भर में, और एक बार और बैठक मान लेते हैं कभी हुई। ये जो बीच का समय है ना, ये 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इससे ये समझ में आता है कि कम से कम 2 बार तो बैठक होनी ही चाहिए। अब सरकार कहे कि 3 बार कर लेते हैं, 4 बार कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम 2 बार बैठक हो, डिस्कशन हो, कानून बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? चलिए, जहाँ समझाने वाली बात होती है हम आराम से समझेंगे, जहाँ तथ्यों की बात है सीधे तथ्य पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को किसको दिया है? संघीय सरकार को दे दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है, न तो संघीय और न ही राज्यों को दिया है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब तक तीसरी बार पूछा गया है, लेकिन हर बार अलग तरीके से पूछा गया। फिर से याद दिला दूँ, यही है खासियत यूपीपीसीएस की। तथ्य वही है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला और एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। आई बात समझ में? इसी तरह से तथ्य रिपीट किए जाते हैं। चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या है। इसका उत्तर तो ए है, आप अपना सोचिए। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों अर्थात जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि संघ सूची होती है,
राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। ये 3 सूचियां हैं। इनके अलावा एक ऐसी सूची होती है जिसमें उन विषयों को शामिल किया जाता है जो इनमें शामिल नहीं है, इन तीनों सूचियों में, उनको अवशिष्ट कहते हैं। और ये बची हुई जो मतलब बचे हुए टॉपिक्स हैं, इन पर संघ सरकार ही कानून बनाती है। जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है, इनको केंद्रीय सरकार में निहित करता है अनुच्छेद 248। तो ये मिलाने के लिए भी पूछा गया है अनुच्छेद, याद रखिएगा, ये केंद्र सरकार के पास जाएगा। उन पर केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से विधि बनाने की शक्ति है और इससे संबद्ध भारतीय पद्धति जो है वो अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में अपनाई गई पद्धति से अलग है। इन संविधानों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों को मिली हुई हैं। तो कभी ऐसे पूछ लिया जाए, पीसीएस में तो नहीं लेकिन यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को शामिल करके पूछ लिया जाए कि हाँ वैसे ही पद्धति है जैसे अमेरिका के पास है, तो वो गलत हो जाएगा। अमेरिका में व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो विषय बच गए, जो टॉपिक्स बच गए, वो राज्य उस पर कानून बनाएंगे। ठीक है, ऐसी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी एक लाइन यहाँ पे, इससे क्या पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता भारत में एक बहुत मजबूत केंद्र की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, ये सेंटेंस वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है, कथन वाले में। अच्छा, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद के लिए मंत्री पद से मुक्त होना पड़ सकता है। कब? 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद। कुछ याद आया? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुरानी वाली वीडियोस बार बार रिवाइज करेंगे तो हर आने वाली वीडियो पहले से ज़्यादा आसान होगी। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पूछा गया। चलिए, आपका उत्तर सही हो गया। भारत में मंत्री किसी भी सदन के लिए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये होना चाहिए था कि किसी भी सदन से कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है। उस व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन में मनोनीत होकर के या फिर निर्वाचित होकर आ जाए, तब वो मंत्री पद पर रहेगा। नहीं तो 6 महीने बीते, खेल खत्म, आप जाइए अपने घर। ठीक है, तो ये तथ्य याद रखिए, खूब पूछा जाता है। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? क्या मुझे विकल्प पढ़ने चाहिए? नहीं, मुझे लगता है नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पता है। देखिए, यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इससे कुछ याद आ रहा है? हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये डेट भी आप याद रखिए। हाल ही का मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अभी जो मैंने कहा उससे मतलब है कि जो अभी 2024 में हम रह रहे हैं ना, हो सकता है आप 2025 में देखें। तो हाल फिलहाल में आपको याद आ रहा है कि 2023 में, 22 में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया, उधर मैं इशारा कर रहा था। अच्छा, तथा विभाजन नवंबर 2000 को हो गया था। क्यों हुआ था ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो बाकी राज्यों से अधिक हैं, जो ऑप्शन में है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये 80 वाला तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आगे, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए एक एजेंसी है। कौन है भाई? सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय मंत्री है, वित्त मंत्री है या वित्त आयोग है। फिस्कल, पैसे से संबंधित मामले हैं, उन मामलों को निपटाने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है और मेरे ख्याल से आपका उत्तर सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ये अनुच्छेद पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, आगे आएगा, याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का न्यायपूर्ण वितरण करना है। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा बनाया गया है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सामान्य तौर पर क्वेश्चन ऐसे बनाया जाना चाहिए था, ये लाइन लिखी जाए तो ज़्यादा ठीक लगेगा। लेकिन पूछ लिया कि विवादों को निपटाने के लिए, तो हमें लगे कि यार विवाद झगड़ा वगड़ा तो फिर तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और एक्चुअली जाता भी है। कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं इससे संबंधित, राज्यों के बीच के झगड़े। लेकिन वहाँ पे वित्तीय मामलों की बात की गई है, तो वित्त आयोग का गठन ही इसलिए किया गया था कि हमारे सरकार के पास जितना पैसा आता है
उस पैसे में से कितना कितना किन राज्यों को दिया जाए, किस फार्मूले के आधार पर दिया जाए, ये सारा खाका तैयार करने का काम वित्त आयोग का होता है। इसीलिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सही है। कई बार आपने सुना होगा जब वित्त आयोग नया गठन होता है तो साउथ के राज्य कुछ और डिमांड करते हैं, नॉर्थ के राज्य कुछ और डिमांड करते हैं। कोई कहता है जनसंख्या हमारी हमने कंट्रोल की है फिर भी हमें लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एक तरह के ये भी मनमुटाव है, विवाद है, इसको भी सॉल्व करने के नए नए फार्मूले वित्त आयोग निकालता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है, क्वेश्चन पूछा गया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय के सचिव और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार ऐसा होता है, यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कई बार इंग्लिश में नहीं होता, मतलब ये देवनागरी लिपि में इंग्लिश में ही लिखा गया है। ठीक है, बस लिपि बदल दी गई है। कई बार ऐसा होता है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक साथ रख के समझा करिए। जहाँ भी ऐसी संभावना है कि इसको इंग्लिश वाले शब्द को ही देवनागरी लिपि में लिख के पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका मतलब क्या होता है हिंदी में और इंग्लिश में। जैसे आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने इनको एलिमिनेट कर दिया हो, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकती है और उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन है। चलिए दूर कर देते हैं। इसका उत्तर है डी। भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, जबकि सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो इसका सहायक होता है, महाधिवक्ता होता है। एक क्वेश्चन ये है कि जो राज्यों में सलाह देने के लिए हैं राज्य सरकारों को, ये तो केंद्र सरकार के लिए था, उन्हें क्या कहते हैं? राज्य सरकारों वालों को क्या कहते हैं? जो हर कानूनी मामले में राज्य सरकार को सलाह देगा या राज्य की तरफ से कोई मामला कोर्ट में है तो प्रस्तुत होगा, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? बताइएगा ज़रूर। इसके बाद प्राचीन भारत, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कोई नहीं? स्थानों को लेकर लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा हिंट मैं दे रहा हूँ। पहली बात ये पूछ लिया भारत में कौन है, तो इस एंगल से आप याद कर लीजिए। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि ये जो स्थल है किस नदी के किनारे हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ मिलेगा आपको? टॉप 300 में सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो टॉपिक है, बहुत संक्षिप्त में है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और बार बार रिवाइज़ करिए, सिर्फ नोट लेने से मज़ा नहीं आएगा। जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, और बाद में जब मैं आपको सबूत दिखाऊंगा तब आप सही मामले में महसूस करेंगे कि क्या बात है, अच्छा किया मैंने समय पर नोट ले लिया था। चलिए, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, मोंटगोमरी आपने पढ़ा होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना ज़िले में है, सिंधु क्षेत्र में, पाकिस्तान में ये भी है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भारत में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ ये एक तरह से पूछा जाता है, ये गोदीवाड़ा जो है ये कई बार पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है? लोथल से। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये एक बंदरगाह था, यहाँ से जहाज़ें, नाव जाती थी दूसरे देशों में, व्यापार होता था। इसके बाद सबसे पुराना वेद कौन सा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आया आगे मिलेगा आपको फिर से। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा होगा आपको। वेदों की संख्या कितनी है ये आप जानते हैं, कौन कौन है ये आप जानते हैं, फिर भी पढ़ देता हूँ। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे वैदिक काल को जो है ना, जो 2 काल, एक वैदिक प्रॉपर वैदिक काल हम पढ़ते हैं, फिर एक उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। तो जो वैदिक काल है उसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बने तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सबसे पुराना वेद है। इनमें 10 मंडल हैं इसमें, और 1028 सूक्त हैं। इसके बाद निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और वहाँ अध्ययन किया था? देख के समझ जाइए कि सब विदेशी व्यक्ति हैं, 2 तो चीन के ही हैं। ठीक, ये पूछा जाता है ऐसे भी कि कौन व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता था, किस देश से आया था। जैसे मेगास्थनीज कहाँ से आया था?
पता है आपको? कमेंट में बताइए, नहीं तो आगे खुद लेके आ जाऊंगा मैं इसको, बाकी नोट में आपको दिया गया। खैर, ह्वेनसांग, फाहियान, मेगस्थनीज या कोई नहीं, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आया था? मेरे ख्याल से आपने सही सोचा है। ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप किसी भी महत्वपूर्ण शासक के कालक्रम को मत भूलिए, ध्यान रखिए। हर्षवर्धन का कालक्रम क्या था? 606 से 47। इस काल में भारत आया था। वो लगभग 6 वर्ष तक नालंदा में अध्ययन किया और उसके बाद 641 ईस्वी के लगभग अपने देश चीन रवाना हो गया। ह्वेनसांग ने हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज के धर्म सभा में वहाँ की अध्यक्षता भी की थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हर्ष के समय की सूचनाएं किस किताब में मिलती हैं बताइए? अभी हर्ष के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। हरिशेण, कल्हड़, कालिदास या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी पुस्तकों में? ये लेखक हैं, कवि हैं, इनमें से किसकी किताबों में हर्ष के समय की सूचनाएं मिलती हैं? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली, कि कौन सा इतिहासकार, कवि किसके समय में था, किसके कार्यकाल में था, किसके दरबार में था, ये पूछा जाता है। जब इतना पता है ना तो आप वैसे भी गेस कर सकते हैं। फिलहाल इसका उत्तर डी है। हर्ष का दरबारी इतिहासकार बाणभट्ट था। क्या ऑप्शन में था? ये ध्यान रखिए। हरिशेण समुद्रगुप्त का जो है आप कहिए दरबारी कवि था। कल्हड़ जो है वो जयसिंह के दरबार में थे और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। तो अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि कालिदास की रचनाओं में किसके बारे में जानकारी मिलती है तो आप गेस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि कालिदास ने सिर्फ इन्हीं के बारे में लिखा हो सकता है कि इतिहास के बारे में भी लिखा हो। तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो भी हमने देखा कि कौन सा कवि किसके दरबार में किसके बारे में लिखा। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने, राजा कृष्णदेव राय ने, कनिष्क ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। आप एक चीज़ ध्यान देते होंगे, कभी कभी आपको लगता होगा कि यार ये क्या है, ये सीखो ऐसे, वो कंप्यूटर वाली भाषा में अभी इसका ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे क्यों बना दिया है। एक्चुअली क्या है ना, नोट में किसी और जगह बनाता हूँ, वहाँ सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, पढ़ लेता हूँ, फिर उसको ला के पेस्ट करता हूँ दूसरी जगह। तो यहाँ पे करने पे वर्ड फाइल में ये सी का ऐसे बन जाता है। अब हर क्वेश्चन को ऐसे ठीक करने जाएंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वैसे भी आप समझ जाते हैं कि हाँ ये सी जैसा ये सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल आपने उत्तर सोच लिया, चलिए देखते हैं। पूछा गया, पिछली वीडियो में हमने देखा था, पिछली मतलब एग्जैक्ट पिछली नहीं, उसके पहले वाले में शायद था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक, किस शासक ने? गंग शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। बाकी के जो 3 शासक हैं, कृष्णदेव राय विजयनगर के थे, कनिष्क कहाँ के थे बताइए? प्रयाग और उसके उत्तरी क्षेत्र का था। पुलकेशिन नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों में वहाँ का शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी भी रूप में संबंधित नहीं है। तो इस लोकेशन के आधार पे भी आप समझ सकते हैं कि भाई उड़ीसा में जो शासक था उसी ने तो उड़ीसा में निर्माण करवाया होगा। तो ऐसे भी एक चीज़ बताऊं मैं, बहुत काम की चीज़ है, कॉमन सेंस कैसे डेवलप होता है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियोज़, लोग कहते हैं कि कॉमन सेंस से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। कॉमन सेंस ऐसे ही काम करता है, जब आप चीज़ों को अच्छे से समझे रहते हैं तो डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं कि यार ये तो यहाँ का नहीं था, ये वहाँ का था, ये तो इस काल में नहीं था, तो उससे आप सही उत्तर तक पहुँच जाते हैं। ये एक सामान्य सी समझ बनती है जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? भारत में है, श्रीलंका में है, कंबोडिया में है, जापान में है? सोच लिया? सही उत्तर है सी, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। वर्तमान में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग इस मंदिर के संरक्षण और परिरक्षण के लिए काम कर रहा है। इसके बाद कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल पे क्वेश्चन अब तक 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, आगे देखिए कितनी बार पूछे जाते हैं। तो चोल प्रशासन की क्या खास बात थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन किया गया था, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी,
राज्य के मंत्रियों को सारे अधिकार मिले हुए थे, या कर संग्रह प्रणाली का सस्ता और उचित होना। इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट बात है चोल साम्राज्य में? आपने पढ़ा है, पिछली वीडियो देखिए तो आप सही उत्तर चुन लेंगे। चोल प्रशासन की सबसे खास बात ये थी कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी और इनके अलग अलग नाम भी थे। यह चोलों की महत्वपूर्ण क्या है जी, यह चोलों की महत्वपूर्ण दोनों में से एक है, दो संस्थाओं में से एक है। मतलब यहाँ पे लिखा है उर और सभा नाम की संस्थाएं होती थी और महासभा होती थी, ये दो प्रमुख संस्थाएं थीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इनमें ग्राम प्रशासन जो है चलाया जाता था, ग्राम स्वायत्त होते थे, अपने हिसाब से निर्णय लेते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मध्यकाल में आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? बताइए कानून के बारे में। विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर, जीमूतवाहन। सोच लिया? चलिए, विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा, कुछ याद आया? यूपीएससी ने इस पर 2 बार प्रश्न पूछे हैं, पीसीएस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिताक्षरा कानून हमारे यहाँ हिंदू धर्म में संपत्ति के बंटवारे को लेकर अभी भी चलता है। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका है। इसे कानून की यानी कि हिंदू विधि की पुस्तक भी माना जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति का एक अन्य टीकाकार जो थे वो अपरार्क थे, जो कि शिलाहार के राजा थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? फिर आगे बढ़ी। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध। देखते हैं आप में से कितने दोस्त इसका सही उत्तर देते हैं। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन के दूसरे युद्ध में कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ठीक है, उस समय हुई जबकि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसके बीच में ये युद्ध हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चंस पीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में खास तौर से। इसके बाद अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, हुमायूं। सोच लिया? देखिए, गलत सही कुछ भी सोच लीजिए, उसका फ़ायदा होगा। कैसे? मान लीजिए आपने गलत सोचा था और जैसे यहाँ पे गलत होगा तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं जान रहा था, मैं बी पे लगा देता तो मेरा सही हो जाता। और अगर आपने सही किया तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। यही है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई में, इसी से चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। चलिए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। यह राजकीय सेवा में सर्वप्रथम बलबन के पुत्र मोहम्मद के काल में लिया गया। उस समय ये राज दरबार में एक तरह से प्रवेश करता है। इसे सर्वाधिक 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा करने का मौका मिला। यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 थे कि 9 थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी मैं इसको एडिट कर दूंगा जब फाइनल नोट बनेगी इसकी ना। तो ये हो गया। इसकी प्रमुख कृतियों में ये कृतियां हैं जो आप एक बार कम से कम तो पढ़ ही सकते हैं। नूर सिपहर पूछा गया है, तुगलकनामा पूछा गया है और इसमें से ये खजाइन उल फुतूह पूछा गया है। तो जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो तो आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो खजाइन उल फुतूह है और तारीख़ अलाई है, यहाँ से अलाउद्दीन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान और सिकंदर शाह। सिर्फ इतना आप पढ़ लीजिए और सोच लीजिए कि कहीं ये तो नहीं। ऐसे कुछ चीज़ें हम बार बार पढ़ते रहते हैं तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था, जो कि एक ब्राह्मण का नौकर था। इसे 1336 में बहमनी राज्य की स्थापना की इसने, और यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
मीराबाई किसकी समकालीन थी? इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछती है। बताइए। तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस? सोच लिया? चलिए, मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी और बाकी महापुरुषों का जो जीवन काल है वो एक बार देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, रट लीजिए। ये भी समकालीन टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं खूब। यूपीएससी का तो शौक है ऐसे क्वेश्चन बनाने का। बाकी अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? ये उपाधियाँ खूब पूछी जाती हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कई क्वेश्चन सभी मिलेंगे आपको। तो किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को, मुकम्मल खां को, और अब्दुल समद, या फिर मीर सैयद अली? बताइए। इसका सही उत्तर है, अकबर ने अपने दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। हुमायूं ने फ़ारस और अफ़गानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान, जब वो मतलब देश से बाहर चला गया था, युद्ध हार गया था, तो उस दौरान मुग़ल चित्रकला की नींव रखी। फ़ारस में ही हुमायूं की मुलाकात हुई थी किससे? दो महान कलाकार थे और उनका नाम इधर है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये पूछा जाता है। उन्हें लेके आया था अपने दरबार में। अब्दुल समद की कृतियों का संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रावली में किया गया है। इसके बाद आगे, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बताइए। उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर? सोच लिया आपने? चलिए, इसका उत्तर देखते हैं। बाबर ने बाबरनामा में ये लिखा था, तो वैसे भी आप गेस कर सकते हैं। दो हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। पहला है मेवाड़ का राजा सांगा और दूसरा है विजयनगर का कृष्णदेवराय। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुग़ल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को कहाँ से मिलता था? लूट से, या फिर राजगत संपत्ति से, या भू राजस्व से, या टैक्स से? गेस करिए। सही गेस किया आपने। ज़्यादातर राज्यों की कमाई अलग अलग जगहों पे अगर आप देखें तो भू राजस्व से ज़्यादा होती थी। बस अगर आप मराठों के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा शायद कुछ अलग आपको समझ में आएगा। मुग़ल कालीन भारत में राज्य को भू राजस्व से सबसे ज़्यादा आय होती थी। इसके बाद आगे चलते हैं। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? अमृतसर, कपूरथला, लाहौर, या पटियाला? ये एक बहाना है। इस बहाने एक हिंट ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस राजा ने कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी। यूपीएससी तो पूछती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीसीएस में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो तो कई बार पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी बदली थी। बताइए, मैं हिंट कहाँ दे रहा हूँ। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी, राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी जो थी वो अमृतसर थी। ठीक है। इसके बाद अष्टप्रधान, ये हमने देखा है किसके मंत्रिमंडल में थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता भी है। ये शिवाजी के मंत्रिमंडल में थे। बाकी इन सब के बारे में हमने पूरा विस्तार से पढ़ा है, तो एक बार बस पढ़ लीजिए और रट लीजिए, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। इसमें कोई ट्रिक लगा लीजिए, बहुत अलग अलग तरीके से ट्रिक लगा के हम पढ़ सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं। और इसी बहाने एक चीज़ मैं बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं याद करने वाली जो थोक में है, इकट्ठे फैक्ट हैं ढेर सारे। जैसे मान लीजिए कि 1857 की क्रांति में कौन कौन सी जगहों पे किसने लीड किया था, कौन नेता थे, ये थोक में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ऐसे ही भारत की आर्द्र भूमियाँ कौन सी है, करंट अफेयर में कुछ जैसे किताबें आपको मिल जाती हैं कि ये किताबें लिखी गई हैं फ़िलहाल, तो इनको आप हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा कोशिश करिए कि किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से सबको तैयार करें। वरना क्या होता है, आप 100 बार पढ़ेंगे और फिर भी कंफ्यूज रहेंगे कि याद हुआ भी है कि नहीं। एक बार ट्रिक लगा के अच्छे से याद कर लिया तो मेहनत भी कम, समय भी कम लगता है और एग्ज़ाम में चीज़ें अच्छे से याद भी आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध किन के बीच में हुआ था?
अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज डच, अंग्रेज मराठे और हैदर अली और मराठे। बताइए, इसका उत्तर ए है। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और अपना अपना क्षेत्र विस्तार करना चाह रहे थे तो लड़ बैठे आपस में। कर्नाटक में नवाब नवरुद्दीन के खिलाफ चंदा साहब ने षड्यंत्र किया था। ये कुछ नाम जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेंगे। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब का और अंग्रेज़ों ने नवाब अनवरुद्दीन का साथ दिया था। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि ये डायरेक्ट नहीं लड़े थे। पहली बात, ये शासकों को आपस में लड़ाते थे, जैसे मुर्गा लड़ान आपने देखा होगा तो ये हम तुम्हारी तरफ से हैं, हम सपोर्ट करेंगे, हम सेना देंगे, जाओ लड़ो। तो इस तरह से वो मतलब भारतीय शासकों को आपस में लड़ाते रहते थे। इस युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन अंबर की जो है हार हुई। इसके बाद आगे बढ़ें। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? देखें, सही है आपका, बहुत अच्छी बात है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के पुनरुत्थान के लिए काम किया और इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। ये पूछा गया है, आगे आपको दिखेगा। इसके बाद सूचियाँ दी गई हैं और बताना है कि किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में इनमें से कौन सी घटना हुई। ठीक है, ये एग्जैक्ट मिलान नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप देखिए कि कैसे मिलान करना है। ऐसे में मैंने आपको बताया है कि आप अगर एक भी जानते हैं तो उसके आधार पर उत्तर खोजने की कोशिश करिए। जैसे हम जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत दिया था, व्यवहारण का कह लीजिए सिद्धांत दिया था। सिर्फ इसके आधार पर जब उत्तर खोजने जाएंगे तो ए कड्डी होगा। तो ए कड्डी जब आप देखेंगे, पहले कड्डी, तो आप 50% में आ गए। इसको आप खारिज कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। इन्हीं में से देखना है, तो एक तो हो गया, बाकी जो 3 बचे उनमें आप देखिए कौन कौन है। यही तरीका अपनाना है आपको, एग्ज़ाम में समय बचेगा और सही उत्तर मिलेगा। फिलहाल देखते हैं, यही है। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा से संबंधित है, इसने बंद कराया था। डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत से संबंधित है। रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन की बात है और कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया। बंगाल विभाजन तब तक 3-4 बार हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? ये भी क्वेश्चन आगे मिलेगा, ये भी शुरुआत है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे? कुछ याद आ रहा है इन दोनों में से? चलिए देखते हैं। सही उत्तर चुना है आपने। महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के आग्रह पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। विनोबा भावे, ये डेट मत याद रखिएगा, ये पहले सत्याग्रही चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरे सत्याग्रही चुने गए थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित था? क्या इसी से संबंधित था या उससे अलग था? बताइए ज़रा। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पढ़ लीजिए विकल्प। चलिए, मुझे कभी कभी लगता है मुझे विकल्प नहीं पढ़ना चाहिए, उससे डिस्टर्ब होता है। आगे से ट्राई करूँगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां, ढाका के नवाब तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, शुरुआती संस्थापक कौन थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़िए कि इनमें से कौन मध्यम मार्गी थे? मध्यम मार्गी का मतलब आप जानते हैं गरम दल और नरम दल जैसे विभाजन हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि जो नरम दल वाले व्यक्ति हैं उनकी बात हो रही है। अभी क्लियर हो जाएगा आगे चल के। तो ये नाम आपने पढ़ा, अब उत्तर देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। ये लोग लाल बाल पाल ये संयुक्त नाम से विख्यात थे। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए। मुझे समझ में आ गया था कि मैंने कुछ गलत पढ़ा है। यहाँ पर ये था कि मध्यम मार्गी नहीं थे। कौन नहीं थे? ये चीज़ होती है जब हम पढ़ते हैं बहुत विस्तार से। अब तो
सालों का पढ़ने का अनुभव, पढ़ाने का अनुभव हो गया है। तो अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हो ना, तो वो रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अभी मैंने आंसर पढ़ा तो मुझे लगा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया है लग रहा है, या क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन था कि कौन मध्यम मार्गी नहीं था, ठीक है। तो जो नरम दल वाले थे वो मध्यम मार्गी की कैटेगरी में आएंगे। बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम दल के तहत थे, लाल बाल पाल अभी हमने पढ़ा, तो इन्हें हम शामिल कर लेंगे, ये मध्यम मार्गी में नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इस तरह से जो टॉप 300 वाली जो लिस्ट है ना आपकी, उसमें आप देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशन दिया गया, तो उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण अधिवेशन दिए गए, मेरे ख्याल से 15-20 के आसपास होंगे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, पहली बार ये काम यहाँ पे हुआ, यहाँ पर सम्मेलन में ये प्रस्ताव अपनाया गया। जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब वहाँ पे दिया गया है। तो वहाँ से अच्छे से आप उसको पूरा रट लीजिए, ट्रिक लगा के जैसे भी हो, क्योंकि घुमा फिरा के पूछा जाता है। कब अधिवेशन हुआ, किसने अध्यक्षता की और अध्यक्षता के दौरान क्या निकल के आया, ये पूछा जाता है। फिलहाल बताइए कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई और M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। ध्यान आया कुछ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन जो कि दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था, यह 1887 नहीं होना चाहिए था, नहीं हाँ ठीक है 1885 में गठन हुआ था ना, मैं 19 में आ गया, तो सही है। तो वहाँ हुआ मद्रास में, और अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, अंसारी जी ने, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 में अध्यक्षता की थी, विशेष अधिवेशन हुआ था। और 1940 के जो रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी, किसने की थी? एक मिनट रुकिए, मैं जल्दी पढ़ गया क्या? हाँ ठीक है, कलाम साहब ने ही जो है ये विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ की थी। फिर 40 में जो है रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। और आज़ाद भारत के पहले अध्यक्ष, आज़ाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद की बात हो रही है, हम आज़ाद भारत समझ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम जल्दी पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से कभी मतलब निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आज़ाद से मतलब अबुल कलाम आज़ाद की बात हो रही है, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये हमने देखा है, तो यहाँ समय नहीं लगाते, वीडियो पॉज करके आपने उत्तर दे दिया। और यहाँ देखिए आपका सही उत्तर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा प्रतिदिन इनकलाब जिंदा का नारा लगाते हुए अदालत में प्रवेश करते थे। ये कौन सी घटना थी? जब बम फेंका था। तो कई जगहों पे ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है, ज़्यादातर ये वाला ऑप्शन आता है और यही सही माना जाता है, ठीक है। बाकी एक इसके पहले क्वेश्चन आया था, उसमें पूरा स्लोगन किसने कौन सा दिया था वो सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, क्यों लिया था? चौरी चौरा हिंसा के कारण लिया था, या कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, या अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगें मान लेने के कारण, या जनता के समर्थन के अभाव के कारण? तो आप तो जानते हैं, इसका सही उत्तर मुझे पता है, आप चुन लेंगे। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और अली बंधुओं के सहयोग देने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था, परंतु 5 फरवरी 1922 को, ये पूरा दिनांक आप याद रखिए, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत के संयुक्त जुलूस तथा अंग्रेज पुलिस के मध्य मतलब वो हो गया था, संघर्ष हो गया था, जेल मतलब पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, पुलिस वाले मर गए थे। ये पूरी कहानी हमने देखी है फिल्मों में भी और पढ़ा भी है। तो चौरी चौरा में हिंसा हुई, इससे गांधी जी ने सोचा कि नहीं, हम हिंसक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? मेरे ख्याल से आप सीधे उत्तर पर पहुंचेंगे, विकल्प पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आरंभ हो रहा है या हो चुका है। और राष्ट्रपिता को जो है उन्होंने संबोधित किया था गांधी जी को। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, ये उन्होंने कहा था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछती है। एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो उत्तर सोच लिया आपने? चलिए, इसका उत्तर है डी। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब का नाम कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, इसको लेकर के क्वेश्चन बनाया है। तो आर्थिक दोहन, धन निष्कासन की बात इन्होंने की थी इसमें, कि कैसे अंग्रेज हमारे यहाँ से पैसा लेकर जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? बताइए। काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर, लद्दाख। ये अब हम भूगोल में आ चुके हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइटल देखें लिखा था कि नहीं, छोड़िए। फिलहाल अक्साई चीन का भाग कौन है, सोच लिया आपने? यहाँ आ जाते हैं। काराकोरम श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है। यह हिंदुकुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। आपका ये धर्म बनता है कि इस समय आपके सामने मैप है, कहीं भी है, एक बार इसे देख लें। सिर्फ सुन के आगे बढ़ जाएंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, बस फॉर्मेलिटी हो जाएगी। इसकी प्रमुख शिखरें कौन सी हैं, चोटियाँ कौन सी हैं? केटू है यहाँ पर, बाकी गशेर ब्रह्म, मशेर ब्रह्म, इस तरह से कुछ चोटियों के नाम है। बाकी यहाँ से अगर हम पढ़ें तो बहुत ज़्यादा विस्तार में चीज़ें लिखी हुई हैं। यह श्रेणी मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के मध्य जल विभाजक का काम करती है, ये एक बात है। इस श्रेणी पर वाल्टोरो, बियाको और हिस्पर नामक हिमनदियाँ स्थित हैं। तो कुल मिला के ये है कि उसके बारे में विस्तार से पूरी बात यहाँ बताई गई है। पढ़ेंगे, आप नोट ले लेंगे, वहाँ भी पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ मैंने रोका हुआ है, पढ़ लीजिए ताकि मेरा समय बचे और चीज़ें आपको दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है जो मुझे पढ़ना ही चाहिए। शिवालिक के पीछे लघु हिमालय से पृथक करने वाली लंबाकार घाटियाँ हैं। इन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है। द्वार इन घाटियों को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चकमा किस देश के शरणार्थी हैं? अभी आप देख रहे हैं शरणार्थियों की संकट फिर से पैदा हुई है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो मैंने तो उत्तर बता दिया जी, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बांग्लादेश के निवासी हैं, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद सूची को मिलाइए। कौन सी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? देख लिया आपने, मिलान कैसे करना है यहाँ पे है। ठीक, बाकी काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, भाखड़ा नांगल तो पहले ही पूछा गया। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। देश की सबसे बड़ी परियोजना है, सतलज नदी पर है, ये ध्यान रख लिया आपने। सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे बांधों में सबसे बड़ा है ये। हीराकुंड, ये उड़ीसा में है और इतने लागत से बनी थी। महानदी पर है, यह ध्यान रखिए। और इसके बाद यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी ध्यान रखिए। किसकी बात हो रही है? हीराकुंड की। और इससे सिंचाई की सुविधा वगैरह मिलती है। फिर मेन यहाँ पे आ जाता है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सिंचाई है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? पेरियार नदी कहाँ है? मैप में खोजिए, साउथ में जाइए, केरल की तरफ जाइए, मिल जाएगी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र क्या है? राग मतलब शैल तंत्र। ठीक है, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य क्वेश्चंस बनते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं, बताइए। इसका उत्तर है बी। सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलते हैं धारवाड़ में मिलते हैं। देश की कुल प्रमुख धातुएं जो हैं
ये लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम जस्ता और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं इनका मतलब यहाँ पे बहुत अधिक भंडार पाया जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके बाद कुडप्पा तंत्र का महत्व धारवाड़ की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। इसमें लोहा और मैग्नीज प्राप्त होते हैं। विंध्य में क्या है, चूना पत्थर, बालू पत्थर, चीनी मिट्टी ये सब प्राप्त होता है। बाकी चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, आप जानते हैं। इन्हीं शैलों में पन्ना, ये पन्ना होना चाहिए, पन्ना और हीरे भी प्राप्त होते हैं। गोंडवाना शैलों का महत्व कोयले के कारण है, ये कई बार आपको मिलेगा आगे। यहाँ देश का 98% कोयला मिलता है। बालू पत्थर, चीका मिट्टी और लिग्नाइट भी यहाँ पे मिलता है। सीमेंट और रासायनिक उर्वरक उद्योगों के लिए इनका बहुत महत्व है। तो ये हमने सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया और आगे आप देखेंगे क्वेश्चंस आएंगे, आप हल कर लेंगे। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, जो महान साल्ट झील है संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर वान झील जो है टर्की में। मेरे ख्याल से आपको पता है ये। कम से कम 3 याद कर लीजिए, अधिक से कम के क्रम में 3 या 4 कर लें तो ज़्यादा अच्छा। नदियों का निरंतर लवण की आपूर्ति होते रहने से अंततः समुद्रों और झीलों में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। वाष्पीकरण के जल को दिन प्रतिदिन निरंतर अधिक खारा बनाता है ये, मतलब वाष्पीकरण। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य की ग्रेट साल्ट लेक है, मृत सागर और तुर्की की वान झील है, यहाँ पे लवणता जो है इस तरह से वान झील में सबसे ज़्यादा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, थोड़ा समझ लीजिए कि समुद्रों का पानी खारा क्यों होता है? आया होगा ना, जब पहली बार आपने पढ़ा होगा या जाना होगा कि यार समुद्र का पानी तो इतना खारा है कि हम पी नहीं सकते। तो ये इतना, पहली बात 2 चीज़ें मैं समझा देता हूँ, एक कंसेप्ट है, मज़ा आएगा जान के आपको। पहली चीज़ ये समझनी चाहिए कि लवणता का क्या मतलब होता है। सामान्य तौर पर लवण का मतलब हम नमक से लेते हैं, लेकिन समुद्री लवणता में नमक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप पढ़ेंगे जब लवणता तो पूरी लिस्ट है कि हाँ इतनी मात्रा में नमक है, इतनी मात्रा में ये चीज़ें, 10-12 चीज़ों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन टॉप पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो नमक है। ये क्लियर हो गया? तो लवणता का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन नमक ही सबसे ज़्यादा होता है। ये नमक पानी में गया कहाँ से? आई बात समझ में? समझने वाली बात है ना। अब इसको समझ लेते हैं मस्त। देखिए, ये थी धरती, धरती थी आग का गोला। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ऐसी गैसें निकली इससे, जिनसे आगे चल कर के बादल बने, वाष्प बने और भी चीज़ें हुई। तो बारिश हुई, और भी कई तरह, कभी एसिड रेन हुई, कभी कुछ तरह की रासायनिक वर्षा हुई। लेकिन धीरे धीरे चल के जैसे भी वर्षा हो, जब वो पानी ज़मीन पे गिरा वापस, धरती और ठंडी तो हो ही रही है पानी गिरने से। तो सामान्य तौर पर आप कहिए कि शुरू शुरू में पूरा का पूरा स्थल है, प्रारंभिक ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बनते ही ऐसा हो गया कि कहीं पानी इकट्ठा है कहीं ज़मीन है, ऐसा नहीं था। जब आग ही आग है, पूरा गोला ही है, तो कहाँ से पानी इकट्ठा हो जाएगा? तो पानी जब ऊपर से बरसा, धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, पपड़ी बनी। अंदर अभी भी धरती वैसे ही है, लावा आप जब देखें है ना, ज्वालामुखी जब फूटती है लावा निकलता है, तो गर्म अभी भी है, अंदर है, ऊपर की पपड़ी ठंडी हो गई। तो ये बारिश का पानी जब पपड़ी पे गिरा, तो जो लवणता है, जो नमक है, वो मिट्टी में पाया जाता है, ज़मीन में पाया जाता है, और वो पानी में घुल जाता है। तो पानी में घुला, और धरती पर जहाँ जहाँ भी गड्ढे थे वहाँ पानी जाकर जब इकट्ठा हुआ, इधर से मान लेते हैं इधर से बह के आया, तो ये यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये जो पानी है, ये गर्मी से, धूप से दोबारा से वाष्प बना, उड़ा और बादलों में मिल गया, और फिर यहाँ आया, फिर बारिश हो गई, फिर जो यहाँ पे नमक है फिर घुला के लेके चला गया। तो इस तरह से लाखों सालों से ये काम चल रहा है, करोड़ों सालों से, जब से बारिश की शुरुआत हुई तब से। वाष्प बन के जब ये पानी ऊपर जाता है, इसमें लवणता नहीं रहती, लेकिन फिर जब धरती पे आके गिरेगा फिर लवण हो जाएगा, ये फिर नमक इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से लवणता जो है बढ़ती चली गई। नदियाँ अभी भी जा रही हैं, बारिश का पानी अभी भी समुद्र में मिल रहा है, नमक और घुलता जा रहा है। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी कहानी सुनाने का वक्त नहीं है। मुझे लगा कितना समय है, लगभग 1 घंटे होने जा रहे हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा मूड आपका चेंज कर दें इसी बहाने।
अब वापस आइए सामान्य जीवन में। कौन शीत समुद्री धारा है? समुद्री धाराएं आप पढ़ते हैं तो गर्म धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं होती हैं। टॉप 300 में हमने पढ़ा है। तो ब्राज़ील की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, कुरोशियो की धारा या हम्बोल्ट की धारा, बताइए। चलिए मैं देख लेता हूँ। देखिए, दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा, पेरू की धारा भी कहते हैं या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। जैसे मैं आपको चित्र बनाऊं, दक्षिण अमेरिका का जो मानचित्र है लगभग ऐसा है। अब नीचे मैं स्क्रीन तक नहीं जा रहा हूँ वैसे। तो इधर प्रशांत महासागर है और ये धारा ऐसे ही बहती है इधर, ठीक है, पेरू के किनारे, इसीलिए इसको पेरू भी कहा जाता है। पेरू यहाँ पे है, चिली यहाँ पे है। आप मैप में देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये ठंडी धारा है। अब इस धारा के कारण पेंगुइन पक्षी विषुवतीय क्षेत्र के ये गैलापागोस द्वीपों पर रहा करते हैं। ये द्वीप महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि किस महासागर में है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इस धारा के उत्तर में कौन सी धारा मिलती है? दक्षिणी विषुवतीय धारा मिलती है। ये जब हमने वो पढ़ा है, धाराएं पढ़ी हैं, तो कौन सी धारा कैसे उत्पन्न होती है, खासतौर से एल नीनो जो आप पढ़ेंगे, सारी वीडियोस यूट्यूब पर हैं, इसी चैनल पर हैं। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाएंगे या मैराथन देखेंगे, कहीं भी आप देखिए, तो वहाँ पे हमने विस्तार से बताया कि कैसे गर्म धारा उत्पन्न होती है, कैसे ठंडी धारा उत्पन्न होती है, कौन सी धारा कहाँ मिलती है। वो मैप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे बताऊँगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा। एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसमें तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सुषमा धारा के बारे में आप पढ़िए, गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है, कई बार पूछा गया है, गर्म है कि ठंडी है, जब ठंडी और गर्म धाराएं टकराती हैं उस जगह पे क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब आपको जानना चाहिए। आगे, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, जहाँ से जहाज़ें गुजरती हैं, कील नहर, पनामा, सू नहर, स्वेज नहर के चर्चा में रहने के कारण 2024 में इससे जुड़े हुए 2 प्रश्न पूछे गए। डायरेक्ट नहीं कहेंगे लेकिन उसी से संबंधित है। स्वेज नहर दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यस्त नहर है, सबसे ज़्यादा पोत यहाँ से जाते हैं, ठीक है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में है, सिनाई प्रायद्वीप पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये कृत्रिम नहर है, खोद के बनाया इंसानों ने। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये भी पूछा जाता है। इसका निर्माण 1859 में हुआ, 69 में हुआ था, ये भी पूछा जाता है, मतलब इस समय खोला गया था इसको। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस नहर के निर्मित होने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई। कितनी कम हो गई, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, आगे आएगा। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर 2 मतलब पोर्ट हैं, पत्तन है, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, ठीक है। तो ये है। निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए, अब हम इकोनॉमी में आ गए, कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता? यानी कि कौन सा टैक्स लगाया जाए किसी चीज़ पर, तो वो टैक्स आप कुछ खरीदने जाएं तो उस चीज़ को महंगा नहीं कर देगा। नहीं समझ में आया? चलिए समझा देते हैं। आय कर, व्यापार कर, आयात कर, उत्पाद कर, कौन सा ऐसा है टैक्स है जो किसी वस्तु पर लगाया जाए तो आपके लिए वो महंगी नहीं होगी? समझते हैं। यहाँ देखिए, इसका उत्तर है ए। एक व्यक्ति जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, वो कई तरह से टैक्स देता है। उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो इन पर मान लेते हैं वो बिस्किट बनाता है। बिस्किट है बेसिकली फैक्ट्री से बन के निकला है 3 रुपये में, लेकिन उस पर टैक्स लग गया और भी चीज़ें हो गई, तो ये 5 रुपये का हो गया। अगर टैक्स नहीं लगता है तो आपको 3 रुपये में ही ये चीज़ मिल जाती है, बिस्किट मिल जाता है। पेट्रोल है, आप खरीदने जाते हैं, वो महंगा इसलिए है क्योंकि उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो व्यापार पर, उत्पादों पर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं, तो वो कंपनी वाला व्यक्ति, वो बिजनेसमैन खुद तो अपने जेब से देगा नहीं, वो टैक्स उसी में जोड़ लेता है। प्राइस उतनी ही रहेगी, उसने जितना सोच समझ के रखा है कि हाँ भाई मेरा इतना खर्चा है और इतना मुझे लाभ चाहिए तो मैं तो इतना ही लूँगा। अब सरकार कहे कि हमें टैक्स चाहिए, इस पर जीएसटी दो, तो कहेगा कि ठीक है हम इसी पे चिपका देते हैं जीएसटी, हम कह दें, जो खरीदेगा वो देगा, तो वो उत्पाद महंगा हो जाता है। लेकिन ये व्यक्ति फिर पैसा कमा के घर बैठा और देख रहा है कि अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है मेरे, कमा लिया, अब दोबारा इसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये जो इनकम टैक्स है,
अब इसको अब किसी चीज़ में नहीं जोड़ सकते कि नहीं नहीं अब जिसको जिसको मैंने सामान बेचा है वो उसको पकड़ें, ऐसा नहीं होगा। तो जो आयकर पे टैक्स लगता है, मतलब जो आयकर लगता है वो वस्तुओं, उत्पादों की चीज़ों को, मतलब उनके मूल्यों को महंगा नहीं करता। तो ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। 8वीं योजना में जीडीपी की वृद्धि दर का लक्ष्य कितना तय किया गया था, कितने %? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4.8, 5.2, 5.6 या 6%। यहाँ देखते हैं, तथ्य यहाँ पर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय आपको ध्यान होना चाहिए 1992 से 97। लक्ष्य था इतना, ध्यान रखिए। बस एक बार आइडिया होना चाहिए थोड़ा कि लगभग 5.5% के आसपास था। बाकी ये सामान्य तथ्य हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसका उद्देश्य जो था विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना। इस योजना में कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में औसत वार्षिक समृद्धि दर इतनी अनुमानित की गई थी और 8वीं योजना में रोजगार के संबंध में औसत वृद्धि इतने से बढ़कर इतने किए जाने का लक्ष्य तय किया गया था। तो इतना डिटेल में, खैर अब ये कहने से थोड़ा सा संकोच करना पड़ता है कि डिटेल में नहीं पूछा जाता। अब तो यूपीएससी भी एकदम बेफिक्र होकर पूछ रही है सारे तथ्य, तो फिर भी पढ़ लीजिएगा एक बार। कम से कम वो तथ्य तो पूरा डिटेल में पढ़ ही लेना चाहिए जो पहले पूछा जा चुका है, क्योंकि पीसीएस में, यूपी पीसीएस में वो फिर घूम फिर के आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? कोई डाउट? मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। विकासशील अर्थव्यवस्था है। अभी आगे चल के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होगा। तो वहाँ पे बेसिकली अर्थव्यवस्था का प्रारूप पूछा जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो वहाँ पे मिश्रित ऑप्शन मिलेगा, आप सही कर देंगे। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, कौन अनुमान लगाता है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बताइए कौन सोचता है बैठ के कि कितनी आय हो सकती है? भारत की राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित की जाती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है और वर्तमान में 1999 से 2000 को आधार वर्ष मानकर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बताइए कि ये जो आधार वर्ष है राष्ट्रीय आय की गणना करने का, क्या वही है अभी भी या कुछ और है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। ये एक नया तथ्य पूछा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब ऑप्शन में था तो इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। नोटों का निर्गमन, ये सारे काम जो है इसका काम है आरबीआई का। अच्छा, NAFED किससे संबंधित है? अगर आप इसको लिखें NAFED, मैंने इतना समय आपका क्यों ले लिया भाई? इसलिए लिया है क्योंकि जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तुरंत पैनिक कर जाते हैं कि ये क्या है, मतलब इंग्लिश ही देवनागरी लिपि में दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुरंत आप क्या करिए, उसके बगल में इस तरह से लिख दीजिए एग्जामिनेशन हॉल में, और तब पढ़ने की कोशिश करिए तो समझ में आएगा कि यार इसको तो आज तक हम नाफेड पढ़ते आ रहे थे, हमने तो पढ़ा है इसको। अब NAFED हमें नहीं समझ में आ रहा है, नाफेड तो हमने पढ़ा है ना। तो ऐसे आप सही उत्तर, मतलब जो गलती कर सकते थे या छोड़ सकते थे वो आप गलतियां नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे आराम से। अब बताइए नाफेड किससे संबंधित है? पशुपालन, ईंधन की बचत, कृषि विपणन या कृषि उपकरण से संबंधित? सही उत्तर नाफेड कृषि विपणन से संबंधित संस्था है। यह प्रबंधन, वितरण और कृषि से संबंधित चुनिंदा वस्तुओं, आलू, प्याज, सेम, ये सब इसके आयात निर्यात की व्यवस्था करता है, ठीक है। चलिए मित्र, भारत में हाल में हुए बैंकिंग सुधार किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे? हाल में हुए बोले तो 95, इसको मुझे हटा देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हटाया मैंने? इसलिए नहीं हटाया कि जो पुरानी समितियां हैं उनको लेकर अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये समिति किससे संबंधित थी। नरसिंहम ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए गठित की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट इस समय दी थी और इसने ये सिफारिशें की थी। तो
बस इतना ध्यान रखिए कि नरसिंहम समिति जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। इसके बाद बाकी और भी समितियों के बारे में कुछ और चीज़ें, मल्होत्रा समिति ये सब है। ये चलैया समिति राजा जे चलैया इनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो इन्होंने ये उपाय बताए। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। कहने का मतलब है कि समितियों का नाम कम से कम याद होना चाहिए और बैंकिंग से संबंधित है इतना पता होना चाहिए। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत कौन है? मतलब टैक्स से जो आय मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? केंद्रीय उत्पाद और निगम कर से आता है, तट कर और निगम कर से आता है, या फिर केंद्रीय उत्पाद कर और तट कर से आता है, तट कर या आयकर से आता है? सोच लीजिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपके लिए टफ है, लेकिन यहाँ पे तथ्य है। केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है अगर टैक्स के रूप में देखा जाए तो वो मिलता है उत्पाद कर से और तट कर से। वर्तमान में भी 38% आयकर जो है यहीं से मिलता है। मतलब आय का जो स्रोत है केंद्र सरकार के लिए वो यही है। और दूसरे स्थान पे बाकी घरेलू उधार आता है। भारतीय रुपए को कब परिवर्तनीय बनाया गया था? चालू खाते में इस समय, चालू खाते में इस समय, पूंजीगत खाते में इस समय और चालू खाते में इस समय। थोड़ा समझने वाली बात है, अभी मैं समझाता हूँ, पहले उत्तर देख लेते हैं। अगस्त 1994 में भारतीय रुपए को चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। रुपए को अभी तक भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी टॉप 300 में मैंने बताया है, समझने के लिए अभी जो बता रहा हूँ पर्याप्त है। जो हम विदेशों से आयात निर्यात करते हैं ना, उसके 2 खाते होते हैं। उन खातों में लिखा जाता है कि हमने इतनी चीज़ें मंगाई और इतनी चीज़ें जो है यहाँ से निर्यात की। तो ये है चालू खाता, ये है पूंजी खाता। जो भी वस्तुएं हम यहाँ से भेजते हैं, जो सामान भेजते हैं या सामान मंगाते हैं, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है, उन्हें हम चालू खाते में रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट आया बाहर से, वो हम पूंजी खाते में रखते हैं, ठीक है। हमारी सरकार ने इन्वेस्ट किया कहीं पे, वो हम पूंजी खाते में रखते हैं। तो इस तरह से खाते हैं हमारा जो भुगतान हो रहा है दुनिया से, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं, उसके 2 खाते हो गए। अब सरकार ने ये कहा कि जो चालू खाता में है ना, जो पैसा लेन देन हो रहा है, इसको हम पूरी तरह से परिवर्तनीय बनाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी मात्रा में इस खाते के तहत लेन देन करते समय किसी भी मात्रा में हम भारतीय रुपए को दूसरे मुद्रा में बदल सकते हैं, दूसरी मुद्रा को भारतीय रुपए में कहीं भी बदल सकते हैं। यह है पूर्ण परिवर्तनीयता। यही सलाह दी गई कि पूंजी खाते में भी ऐसा कर दो, तो पूंजी खाते में अभी तक ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यही समझने वाली बात थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? जब महंगाई बढ़ जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे मिलेगा? ये कम से कम आपको तो लाभ ज़रूर मिलेगा अगर ये पता चल जाए, क्योंकि मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आगे भी पूछे गए हैं, बस दिखाना बाकी है, तो ध्यान रखिएगा। साहूकार को पैसा मिलेगा ज़्यादा, ऋणी को पैसा मिलेगा, बचत खाता अकाउंट रखने वाले को मिलेगा, या फिर जो पेंशन प्राप्त कर रहा है उसको मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, ऊपर के 2 विकल्पों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति अच्छी होती है। महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, सब ठीक रहता है। मुद्रास्फीति की अवस्था जब आ जाए बहुत ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा लाभ होता है ऋणी व्यक्ति को, जो आपका पैसा खा कर बैठा है, क्योंकि मुद्रास्फीति की अवस्था में लौटाए गए धन का मूल्य ऋणी द्वारा लिए गए धन के मूल्य से कम हो जाता है। आपने किसी व्यक्ति को 1000 रुपये दिए आज, ठीक है, और वो व्यक्ति दे नहीं रहा है, और आज आप चाह रहे थे कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मान लेते 1000 नहीं जी, ऐसे मान लेते हैं कि आपको नोट लेनी थी 999 रुपये में। चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं, 999 रुपये में आपको नोट लेनी थी। अब आगे चल के यही चीज़ और ज़्यादा महंगी आपको पड़ेगी अगर महंगाई बढ़ जाए। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो नोट सारी यही रहेंगी, हो सकता है 1999 में नोट मिले,
सेम वही नोट, सब कुछ वही है, लेकिन 1999 मिल रही है। अब इस व्यक्ति ने आपको 999 वापस कर भी दिए, तब भी इसके बराबर तो नहीं है ना। अगर आज आपने नोट लिया होता तो 999 मिल जाती, आगे 1999 में मिलेगी, तो उस 999 की कीमत घट गई, तो फ़ायदा किसको हुआ? आपको तो नुकसान हुआ। फ़ायदा उस व्यक्ति को हुआ जिसने कर्जा लिया था। सामान्य तौर पर जब जिस समय कर्जा लिया गया था उस समय महंगाई कम थी, तो उस कीमत की वैल्यू, मतलब उस पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी। बाद में महंगाई बढ़ गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, फिर वापस किया तो उतना उस वैल्यू का मूल्य वो नहीं रहा। ठीक है, चलिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का क्या उद्देश्य है? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पीडीएस में जो अनाज मिलता है, उसमें कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? किसानों को आकर्षक कीमत मिले, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जाए, इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, या फिर इस योजना से लाभ कमाया जाए। क्यों कीमत उसकी बढ़ाई जाती है? इसका उत्तर यहाँ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर सरकार राज्य सहायता प्रदान करती है। इस प्रणाली में दाम बढ़ाने का सीधा अर्थ होगा कि राज्य सहायता में कमी कर दी गई है। सरकार अब कम करना चाह रही है, लोग कम खरीदेंगे और सरकार पर इसका भार कम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किससे? सापेक्षिक होना चाहिए था, आपेक्षिक क्या होता है? जो भी है, सापेक्षिक आपेक्षिक दो शब्द होते हैं। मेन चीज़ ये है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। ये सब आगे क्वेश्चन आएंगे, ये तीनों पे क्वेश्चन आएंगे आगे। फिलहाल अभी के जो क्वेश्चन का उत्तर है वो ये है कि एक आर्द्रता मापी यंत्र है जिसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर, उसी से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। बाकी हाइड्रोमीटर जो है वो घनत्व में मापता है। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापता है, गाढ़ापन। तो ये चीज़ें याद रख लीजिए। और बाकी जो पोटेंशियोमीटर है विभव मापता है। विद्युत वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? इससे थोड़ा और प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जाड़े में कई बार आपने सुना होगा कि कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में जो पाइप है जिससे पानी आता है घर में, वो पाइप फट गया है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस पाइप के अंदर का पानी जम गया। ठीक, तो पानी जमने से फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा हो जाता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूटती है, क्योंकि वो जो बर्फ़ है उसका आयतन बढ़ जाता है और तब उसे, मतलब बर्फ़ को अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तीन चीज़ें हैं, मतलब तीन अवस्थाएं मान लेते हैं पानी की। ये है गैस, ठीक, और ये है ठोस, और ये है द्रव। ठीक है, ये लिक्विड पानी है। अब इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसमें जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ना, उसी से आप समझ सकते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है, ये तो बीच वाली है, जो गैस अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि जो अणु हैं किसी भी पदार्थ के वो सबसे दूर दूर होते हैं। वही चीज़ अगर ठोस में बदल गई तो वो क्या होता है कि गैस की तुलना में उसके अणु और पास पास आ गए। जैसे आपके पास पेन है, अगर उसके अणु दूर दूर हो जाएं तो वो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, पेन थोड़ा सा ऑड एग्जाम्पल हो गया। मान लेते हैं बर्फ़ है आपके पास, उसको आपने बहुत गर्म किया और फिर उसको उबाल दिया, गैस बन गया, फिर उड़ गया सब गैस बन के। तो गैस में जब चीज़ें हैं तो दूर दूर कण हैं उसके, ठोस में और करीब करीब होते हैं, और द्रव में और सबसे करीब अवस्था में अणु होते हैं किसी भी पदार्थ के। जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि भाई जल है, जल बन गया ठोस, तो इसमें हुआ क्या कि इसके जो अणु थे पास पास वो थोड़े और दूर दूर हो गए। तो जब और दूर दूर होंगे तो आयतन तो बढ़ेगा, और वही हुआ कि
कि पानी जब हमने भरा था बोतल में तो उस जगह के अंदर फिट हो गया था, ढक्कन हमने बंद कर दिया, अब उसको हमने जमा दिया, अब वो ठोस में बदल रहा है तो जगह तो लेगा ही। क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, बोतल फट गई। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई। अब रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ, कई बार पूछा है। देखिए रेटिना मतलब आँख की जो रेटिना होती है उस पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है, लेकिन मस्तिष्क में वस्तु का ठीक वैसा ही ज्ञान कराता है जैसा कि वो है सामने। ठीक है, तो ये हो गया। मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी महसूस करता है, क्यों ऐसा होता है? इसलिए क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है, या कम पसीना आ रहा है, या पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता, या आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। ये एक वर्तमान समस्या है। हीट वेव का नाम आपने सुना है? उसके साथ जब ये वाला फिनोमिनन मिक्स हो जाता है तो लोगों की मौत होने लगती है। इस बार बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। अभी मैं समझाता हूँ, पहले उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर सी है। अत्यधिक आर्द्र और गर्मी के कारण मनुष्य को परेशानी इसलिए होती है क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर से निकला हुआ पसीना आर्द्र हवा के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम में ही हमें ठंडी का अनुभव होता है। देखिए, गर्मी को हम झेल देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी हुई, हमने पानी पी रखा है और उस पानी ने गर्मी को बाहर निकाल दिया शरीर से, पसीना के रूप में पानी निकला और गर्मी निकल गई, तो इससे चीज़ें मेंटेन होती रहती हैं। लेकिन मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, अब इसको गर्मी लगी, तो गर्मी, इसका जो शरीर है ना वो ऐसे फंक्शन करेगा कि पसीना निकाले शरीर से, ताकि जो शरीर ने गर्मी सोखी है उसको पसीने के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन ये पसीना जो बाहर निकला है, शरीर पे आया है, वो वातावरण में तभी जाएगा जब आसपास की हवा में एक भूख होगी। भूख का मतलब शुष्कता होगी, पानी को सोखने की क्षमता होगी। आसपास की हवा में पहले से पानी भरा हुआ है, तो एक्स्ट्रा पानी कैसे सोखेगा? ऐसे में क्या होता है कि ये पसीना तो उड़ा नहीं, और जब ये पसीना उड़ के बाहर जाएगा नहीं तब तक अंदर से और पसीना कैसे आएगा? आता है, बहता है, लेकिन उस तरह से उतना ज़्यादा पसीना नहीं निकलेगा। ऐसे में क्या होता है, शरीर गर्मी और स्टोर करने लगता है और दिक्कत होने लगती है, फिर लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, लू लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए परेशानी महसूस होती है। चलिए, मैंने कुछ ज़्यादा नेगेटिव बातें कर दी कि मृत्यु हो जाती है, लू लग जाती है। सामान्य तौर पे आपने देखा होगा कि मई के महीना में अगर बारिश नहीं हो रही है, धूप हो गई है, तब भी शायद उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जून जुलाई में बारिश के बाद अगर धूप हुई और उस समय आपको गर्मी लग रही है, वो ज़्यादा तकलीफ़ देता है, उमस वाली जो गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि शरीर से गर्मी निकलना चाह रही है, आसपास आर्द्रता है, निकल ही नहीं पा रही। तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करता है? आपको याद है 2021 में शायद यूपीएससी ने इस पर लगभग इसी तरह की बात पूछी थी। लगभग नहीं, लेकिन इस कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। किस पर निर्भर करता है? उसके छेद पर, उसके, नहीं यही क्वेश्चन था क्या जी? लगभग इसी के जैसा सेम क्वेश्चन, ऑप्शन भी ऐसे ही थे, सब कुछ थे। सोचिए हम 1995 में जी रहे हैं जी रहे हैं का मतलब 1995 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये चीज़ें कंसेप्ट बदलते थोड़ी हैं। और फिर पूछा गया था कब? 2021-22 के आसपास, वो भी यूपीएससी ने। तो इन चीज़ों को आप बहुत महत्व दीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो क्या है कि ये विकल्प दिए गए कि किस पर निर्भर करता है प्रेशर कुकर के अंदर जो तापमान है। ये 4 विकल्प हैं, बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ नकल करके देखिए, जल का जो क्वथनांक है वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है, और वायु का दबाव बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, और दबाव घट जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। जो क्वथनांक मतलब जो उबलने का जो पॉइंट है। अच्छा, प्रेशर कुकर में वायु का दबाव बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दबाव बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। और प्रेशर कुकर में भोजन वाष्प के दाब में पकता है। इसके अंदर का उच्चतम तापमान ऊपर के छेद का क्षेत्रफल उस पर रखे हुए वजन पर निर्भर करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सीटी नहीं आ रही, आप खाना बना रहे तो उंगली से उठा देते हैं कि भाई निकलो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया।
बहुत भारी हो जाए वो तो जल्दी सीटी नहीं आती, ऐसे में कुकर फटने की दिक्कत होती है, प्रेशर अंदर बन जाएगा ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। पृथ्वी के परितः यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? सूर्य पर चली जाएगी, चांद पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी, या पृथ्वी के चारों तरफ वो जो आवर्तकाल समान आवर्तकाल में उसी कक्ष में घूमती रहेगी? बताइए ज़रा। आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला है, तो आप सही कर लेंगे। वो भी पृथ्वी का ही चक्कर लगाती रहेगी, ठीक है ना। आगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है या आधा होता है? आधा आधा तो नहीं होगा, एक क्वेश्चन रिपीट किया गया, सेम एज इट इज़, आगे आप देखेंगे। तो फिलहाल आप एलिमिनेट करिए, मैं क्यों बताऊँ आप अपना दिमाग लगाइए। खैर, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है, मेन बात यही है। बाकी चीज़ आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं होती। जो धूप वाला चश्मा होता है, जो लोग ज़्यादातर फैशन में लगाते हैं, उसका पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2, 4, बताइए। डायोप्टर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसका मापक है, इससे क्या हमें पता चलता है? तो चश्मे के धूप का जो पावर है 1 डायोप्टर होता है, क्योंकि ये स्वयं ही एक पावर का सूचक है, ठीक है। ये जो मरीचिका बनती है, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं, वो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विपर्ण का, विवर्तन का। ये जो, चलिए मैं उत्तर बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहली बात कि ये कई बार पूछा गया यूपीपीसीएस में, और दूसरी बात पीसीएस में, सॉरी यूपीएससी में इसी कंसेप्ट को उठाकर भी कई बार प्रश्न बनाए गए, लेकिन अलग तरीके से। कैसे? कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं? जैसे एक है मृगतृष्णा, मरीचिका। एक हो सकता है कि जो फाइबर लगाते हैं आप, फाइबर, इंटरनेट वाला जो फाइबर होता है, उसमें भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। हीरा जो है ज़्यादा चमकने का कारण भी यही होता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स दे दे के पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण परावर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है, और इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये बीच में अविलंब है, तो विरल माध्यम से इधर आई तो इधर चली गई, अविलंब से दूर हट गई। ये सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस स्थिति में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, जिसके कई उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए, हीरा चमकता है, गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका बन जाती है। और वो जो मैंने बनाया था ना, ये बस समझाने के लिए बनाया था। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस में ये इधर इधर मुड़ जाएगा, किस में ये ऐसे हो जाएगा, किस में सीधे सीधे जाएगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। खैर, गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी का भ्रम हो जाता है। अरे रेगिस्तान छोड़िए, कभी आप साइकिल चलाते हुए, बाइक चलाते हुए रोड पे जा रहे हैं, दोपहर है पूरी, तो रोड पे भी, रास्ते में भी थोड़ी दूर, मतलब आपको लगेगा कि सामने रोड जो है वहाँ पानी लगा हुआ है। और मज़ेदार बात यह कि हमें पता है धूप हो रही है, हमें पता है बारिश नहीं हुई है 1 महीने से, फिर भी कुछ सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि यार इतना पानी ये कहाँ से आ गया है। कम से कम बचपन में तो ऐसा होता ही है। आगे, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, हवा द्वारा। खैर, मेरे ख्याल से आपने सही सुना है, मतलब सोचा है। ये लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका विचलन, प्रकीर्णन बहुत कम होता है, बिखराव बहुत कम होता है। नॉर्मली क्या होता है कि यह प्रकाश की किरण जा रही है तो रास्ते में जो हवा से टकराएगी तो उसके अंदर अलग अलग प्रकाश के जो कण हैं वो बिखरते चले जाते हैं, और उसको प्रकीर्णन कहते हैं। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, इस कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाल वाले का कम विचलन होता है, कम प्रकीर्णन होता है, तो वो दूर तक, बाकी रंगों की तुलना में दूर तक जाएगी, यानी कि दूर से ही आप लाल रंग को देख सकते हैं, बाकी और कलर दूर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी के कारण फैल जा रहे हैं रास्ते में ही, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? ये 4 नाम है, असली वाला नाम इधर है।
डीजल इंजन की खोज की थी डीजल ने, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। सेफ्टी लैम्प की खोज डेवी ने की थी। कार्बोरेटर की खोज और गैस इंजन की खोज जो है ये डेमलर ने की थी। नहीं डेवी, हाँ ठीक है ओके। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। मूल तत्व का मतलब ऐसा तत्व जो ओरिजिनल है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे संगमरमर है, ये किसी से बदल कर एक नए रूप में आया है, ये मूल तत्व तो नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। शेष तीन किसी न किसी तत्व के अपरूप हैं, जैसे हीरा कार्बन का है, मतलब इसका अपरूप है। जो रेत है वो तो रेत है, शुरू से ही रेत है, अभी भी रेत है, उससे कुछ बना लेंगे तो मूल तत्व नहीं रह जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं, एक हम लोग को सिखाया गया था, ईटा पर नाचे तो एक सामान्य सा तथ्य है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसकी मात्रा प्रोटॉन की मात्रा के बराबर होती है, आवेश नहीं होता, आवेश रहित होने के कारण इसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। परमाणु का प्रथम विखंडन और परमाणु शोध की खोज रदरफोर्ड ने की थी। गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम की खोज न्यूटन ने की थी। तो ये कुछ तथ्य हैं। न्यूटन का गति विषयक नियम है कि प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, और ये नियम मानव व्यवहार में भी लागू होता है। किसी को उल्टा सीधा बोल के देखिए, तब समझ में आएगा कि प्रतिक्रिया कैसी होती है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स हैं। आगे, जूलॉजी का अध्ययन क्या करता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवर दोनों का, जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर है आपका जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। किससे देखते हैं? खाली आंखों से तो नहीं देख सकते। कंपाउंड दूरबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, इलेक्ट्रॉन, खुर्दबीन दूरबीन ये होता है, माइक्रोस्कोप ही होता है, दूरबीन नहीं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। आगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा वस्तुओं के आकार को कई गुना बढ़ाकर देखा जा सकता है। इसके बाद सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में कौन सा सही है? ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली और फूल ना देने वाली वनस्पतियों की सीमा रेखा पर होते हैं, या फिर ये कोई नहीं, सब ऊपर की बातें सिर्फ कहने के लिए हैं। देखिए, जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं। इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। इनकी वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। जैसे कि एक ही कोशिका है, वही जीवाणु है। बाद में ये अगर टूट गया तो दो जीवाणु, एक इधर एक और, दो बन गए, फिर ये टूट गया, फिर और बन जाए ऐसे। तो ऐसे ही इनकी वृद्धि होती है। बाकी सामान्य सी बातें हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए। इसके बाद नहीं, इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण है, रुकिए वापस चलते हैं। चलिए, कहाँ थे? तो ऐसे इनका विभाजन होता है, ये हमने पढ़ लिया था। यही कारण है कि एक घंटे में एक जीवाणु से करोड़ों जीवाणु उत्पन्न हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। वायरस वगैरह जो बीमारियां जो फैलती हैं, ऐसे ही तो फैलती हैं। जीवाणु हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमोनिया नाइट्रेट बनाने का कार्य जीवाणु ही करते हैं। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन इन्हीं के माध्यम से लेते हैं, उनकी जड़ में जब रहते हैं तो, ठीक है। जो विषाणु है, जो वायरस है, वो अत्यंत सूक्ष्म रोगाणु हैं। दोनों में अंतर है, जीवाणु और विषाणु में अंतर है, ठीक है। ये पौधों और जंतुओं दोनों में कई रोग फैलाते हैं, ये विषाणु जो होते हैं। इनकी वृद्धि जीवित कोशिकाओं में ही होती है, ये ध्यान रखिए। विषाणु एक जीव से दूसरे जीवों तक वाहकों के माध्यम से पहुंचते हैं। ये जीवित या मृत्यु की सीमा रेखा पर होते हैं। यानी कि ये जो विशेषताएं हैं विषाणु की है, और बाकी जीवाणु के बारे में हमने पढ़ ही लिया। तो ये अंतर करना ज़रूरी था, इसे छोड़ा नहीं जा सकता था, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा, लेकिन विकल्प हमेशा अलग अलग सही होंगे। यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल आंख बंद करके रटते हैं, उनके साथ दिक्कत हो सकती है। कि अगर आप कहें कि विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है, अच्छा सेब, आम, दूध, आंवला, आंवला आंवला सही हो गया, आपने रट लिया। अब एक क्वेश्चन अगला पूछा गया कि सबसे ज़्यादा सी किस में पाया जाता है? सेम ऑप्शन है, आंवला की जगह पर रख दिया नींबू।
संतरा या कोई और खट्टा फल। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है खट्टे फलों में। अब वो खट्टा फल कोई भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आंसर वही है, सी है। तो यहाँ पर लिखा भी है खट्टे रसेदार फल जैसे कि नींबू, संतरा, चीकू, आंवला, अमरूद, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, इन सबों में पाया जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है हार्ट बीट को कंट्रोल में रखने के लिए? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। बताइए। यहाँ चलिए। पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां, इन सब में ये पाया जाता है। जो सोडियम है ये रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और यह जल का संतुलन बनाए रखता है शरीर में। जिनके अंदर शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, रक्त का संतुलन बिगड़ जाता है, कभी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कभी हो सकता है कि ज़्यादा जल हो जाए, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। लवण, मांस, मछली, अंडा, दूध सोडियम के अच्छे स्रोत हैं। लोहा जो है मानव के पौष्टिक भोजन का अनिवार्य तत्व, बहुत ज़रूरी है। लोहा से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है। चलिए मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। कितना समय हो गया है? सॉरी, मैं 1 मिनट लूँगा, थोड़ा सा मूड आपका चेंज करते हैं। लोहा पे जोक है, शायद आपने सुना होगा। क्या है कि एक व्यक्ति था, उसको आयरन की कमी हो गई। फिर डॉक्टर के पास गए, पति पत्नी। डॉक्टर ने कहा कि देखिए आयरन की कमी, इनको पालक खिलाइए। ठीक है, तो अब पालक, सुबह शाम पालक, ऑफिस जा रहे हैं, टिफ़िन खोल रहे हैं, पालक, रोज़ पालक, महीनों तक पालक खा रहे हैं। व्यक्ति परेशान हो गया, पत्नी से कह रहा है कि आज जो है किसी भी हालत में पालक नहीं बनना चाहिए, मुझे चिकन खाना है। फिर टिफ़िन खोला तो ऑफिस जाके फिर पालक, घर पे पालक। अब गुस्सा हो गया, कह रहा है कि ये बताओ, जब मेरे शरीर से लोहे की सरिया बाहर निकलने लगेगी तब तुमको लगेगा कि हाँ आयरन हो गया है शरीर में? ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ठीक हो गया हूँ। खैर मुझे नहीं पता कि आपको हंसी आई कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा मूड तो चेंज हुआ। लोहा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, ख़ासतौर से महिलाओं में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, आयरन की कमी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए सरकार कुछ स्कीम्स भी चलाती है आयरन की गोली देने के लिए। खैर, तो कहाँ गया? लव जो है, लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक है, और इसकी कमी से रक्त की कमी, रक्ताल्पता हो जाती है। ठीक है, शायद एनीमिया बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका फिर यकृत, इसका सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, यही वाला पालक हो, मेथी, मेवे, ये सब जो है इससे पाया जाता है। ये मेरे ख्याल से चिकन की बात हो रही है, उसमें कहते हैं ना उसका खाने के लिए कुछ। तो फिलहाल इसको आप इग्नोर भी कर दें, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। बाकी ये जो है यही है। मैं इस लाइन से ये समझ पा रहा हूँ, मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा था कि जैसे चिकन खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि चिकन का क्या बोलते हैं उसको, गुर्दा दे दो, उसमें पाया जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो शायद उसलिए लिखा गया। बाकी ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से अब नहीं भूलेगा, आपको आयरन वाली कहानी नहीं भूलेगी। पोलियो का टीका किसने तैयार किया था, ये हमने देखा है। तो साल्क, ये नाम याद रखिएगा, अमेरिका के थे। इसके बाद ये ख़त्म हो गया। अब आपका काम क्या है, ये वीडियोस आती हैं, आती रहेंगी, सारी नोट अलग से, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है ना, तथ्यों के फॉर्मेट में, सिर्फ तथ्य 34 सालों वाली सार, मतलब जो भी अब तक है वो सब आपको दिया जा चुका है। साथ ही साथ टॉप 300 की नोट दी जा चुकी है। आपको क्या करना है, तुरंत जाना है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करिए। व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ क्लिक करिए, मतलब मैसेज करिए और जानकारी लेके जल्दी से नोट ले लीजिए। नोट लेने का फ़ायदा यही है कि आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर पाएंगे। जो काम आप कई महीने में करते हो सकता है कि 2 ही दिन में हो जाए, तो आपका फ़ायदा ही है। ठीक है जी। बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर लाइक नहीं करते हैं वीडियोज़ को तो कर दीजिए, मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको पसंद भी आ रहा है। और इस सीरीज़ के बारे में जो भी अच्छा आपको लगता है, आपकी पढ़ाई में जो मदद मिलती है, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं सही में वो चीज़ें आप तक पहुंचा पा रहा हूं जो मेरे दिमाग में है, या फिर मैं भ्रम में जी रहा हूं।
ऐसा तो नहीं कि बस मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि मैं सबूत दिखाऊंगा, बस आपको समझ में कब आता है ये देखने वाली बात है, और वो मुझे पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे। तो फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।